हेलो दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने 40 क्वेश्चन और किए थे। 3 प्रैक्टिस सेट हमारे हो गए थे। चौथा प्रैक्टिस सेट ये है, लेकिन ये चौथा नहीं होगा, ये चौथा और पांचवा दोनों होगा। आज हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे और 80 क्वेश्चन में आपको जितने भी मेरे पास है वो नोट्स वो सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बुक खरीदी थी, मैंने शॉर्ट्स में डाला भी था कि वाईसीटी करके एक बुक आती है, वो मैंने खरीदी थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, जो बेसिकली एक बेसिक अकाउंटेंट के लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो आप कर भी रहे होंगे, ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब का बाहर से कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्लीज व्यू बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर अगर आप देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रही है इन्फॉर्मेशन, तो लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि 1-2 लाइक्स मिलते हैं तो एक मोटिवेशन ही फील नहीं होता, मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई भी हल्का से भी आपको फायदा हुआ है इस सेशन को देख के, तो फिर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 91 क्वेश्चन में आपको बोला है द डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इन अ कैश बुक। कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या शो करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा आपका डी, जो बोलता है कि कैश बुक का लास्ट कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न इनवर्ड बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड। रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड बुक को क्यों रखते हैं? तो ठीक है, वर्ड, ठीक है, मतलब आपने कोई सामान बेचा रहा होगा और वो आपको वापस आ रहा है। रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, और इक्विटी इज नथिंग बट द कैपिटल ऑफ ओनर एंड लाइबिलिटी इज नथिंग बट द अदर आउटसाइडर लाइबिलिटी कैन से। ठीक है, 94 है इंडिकेट व्हाट इंडिकेट्स द इनिशियल अमाउंट ऑफ द ओनर। तो ये भी आपको वही सेम क्वेश्चन ही है, अल्टीमेट कैपिटल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ रिटर्न कर रहे हैं, तो वो क्या शो करता है? रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ रिटर्न कर रहे हैं। तो एनीथिंग वी हैव परचेज्ड, है ना, तो वो हम रिटर्न करते हैं, उसको हम रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ दीज अमाउंट शो क्रेडिट बैलेंस। कौन सा अमाउंट जो है अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस शो करता है? तो देखिए इसमें सारे के सारे जो है क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा AELIC। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पेन टेम नहीं है, मैं बस ये कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए पेन क्या क्या बोलते हैं इसको, AELIC ये फॉर्मूला है। जो एसेट होता है और जो आपकी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, एसेट और एक्सपेंस जो होते हैं वो आपके हमेशा डेबिट साइड में आते हैं, और जो LIC यानी कि लाइबिलिटीज हो गई, आपकी इनकम्स हो गई, और आपके कैपिटल हो गए। ठीक है, और आपके कैपिटल हो गए, ये जो कैपिटल होते हैं या ये तीनों चीजें, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट और एक्सपेंस का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटेंट जो होता है ना, उसको ये बहुत बेसिक नॉलेज होता है इसका। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत बेसिक है, इसको आपको करना ही है, और ये आपसे कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज शोन। ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का कहाँ शो होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग, उसमें डेबिट साइड मतलब इस साइड, है ना, इस साइड शो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन। ये बहुत बार देख चुके हैं अपन, और इसका आंसर भी समझ चुके हैं, और सबको पता ही होगा, उसमें कुछ दो राय नहीं है। डेबिट विल काउज द बैलेंस इन अ लाइबिलिटी। अगर किसी भी लाइबिलिटी अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है, किसी लाइबिलिटी अकाउंट में अगर आप कोई बैलेंस डेबिट में चढ़ाते हो, तो वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। अभी कुछ देर पहले AIL अपन, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार जाके फिर से देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से समझिएगा। 100 क्वेश्चन जो है द डिस्काउंट अकाउंट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड। ठीक है, द डिस्काउंट अकाउंट इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक
रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करता है? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करता है, सीजनल डिस्काउंट रिकॉर्ड करता है। आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड करता है। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग देते नहीं, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं करते कहीं पे। और सीजनल डिस्काउंट नाम का कोई चीज होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन सा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, या फिर इसको आप बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। तो फंड फ्लो जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं, एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर? ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। इसके बाद आपके आते हैं बैलेंस शीट, आते हैं, बैलेंस शीट हो जाती है। और बैलेंस शीट के बाद आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेट का पार्ट है। कैश फ्लो आपको बोलेगा तो कैश फ्लो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज अ फिक्टिशियस एसेट? कौन सा एक एसेट फिक्टिशियस है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है आपके, ये आपके करंट एसेट में, करंट एसेट एंड एडवांसेस में शो होते हैं। और ये आपको जल्दी से जल्दी आपको हटाना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ट्रीट करते हैं समटाइम। तो उसका भी एक एग्जांपल है ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 103, Mr. A sold good for 50,000 which includes sale of customer for 5,500 at a cost plus 10%, but these goods were still in godown at the risk of buyer. The total asset to be recorded, ठीक है। एक कस्टमर को अपने सामान बेचा 50,000 का, ठीक है, विच इंक्लूड सेल टू अ कस्टमर। ओके ओके, मिस्टर ए ने सामान बेचा है 50,000 का, और 50,000 में एक कस्टमर और है जिसने खरीदा था गुड्स 5,500, है ना, कॉस्ट प्लस 10%। बट वो जो गुड्स है वो अभी भी गोडाउन में है। कोई मतलब नहीं है यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन हमको लेनी थी कि वो सारा जो गुड्स कस्टमर ने खरीदा है वो अभी भी गोडाउन में है। कहाँ पे है? गोडाउन में है, एट द रिस्क ऑफ बायर, बायर के रिस्क में है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल सेल टू बी रिकॉर्डेड, तो भाई आपको क्या करनी है? कुछ नहीं, आप 50,000 तो बेच ही चुके हो, ठीक है, 50,000 आप बेच चुके हो, और उसमें इंक्लूड है 5,500, ठीक है। तो 5,500 कैसे इंक्लूड है? ये कॉस्ट प्लस 10% है, मतलब ये 5,500 टोटल है, ठीक है। मतलब टोटल आपके पास कितना हो गया? 50,000 का टोटल गुड्स हो गया, ठीक है। तो 50,000 ही आएगा उसमें गुड्स, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट सही है। 50,000 का जो है वो देख लीजिए एक बार। 50,000 का जो टोटल सामान है विच इंक्लूड बोल रहा है, ठीक है, मतलब टोटल सामान कितने का है? 50,000 का है। ऑप्शन आपका आ जाएगा 50,000, ठीक है। टोटल सेल आप रिकॉर्ड करेंगे 50,000। अब वो सामान लेके नहीं गया गया, वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर वो जल्द भी जाता है तो उसमें हमारा कोई हमसे वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज? तो ड्रॉवर भी होता है, ड्रॉवी भी होती है, पेई भी होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा टू आइडेंटिफाई एरर टू एंड टू फैसिलिटेट देयर क्विक डिटेक्शन विथ मिनिमम एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीट इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज, एक रिसीट कैपिटल रिसीट होती है बिकॉज क्यों? अमाउंट बड़ा होता है, क्रेडिट होती है कैपिटल अकाउंट में, या फिर इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि वो अमाउंट जो है फिक्स एसेट से रिलेट करती है, ठीक है। कोई भी सॉरी, कोई भी एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो फिक्स एसेट या फिर कैपिटल एसेट्स को हमारे अफेक्ट करता है, उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं, ठीक है। अगर उससे पैसा मिल रहा है तो किसी भी फिक्स एसेट को बेच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होनरेरियम पेड इज, नॉन ट्रेडिंग है
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है मतलब आप एनपीओ ले लो इसको। ऑनरेरियम जो होता है एक तरह की सैलरी होती है, मैंने एक क्लास में बताया भी हुआ था। पेड होता है उसको अपन क्या लेते हैं, उसको एक तरह का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बोला कि ऑनरेरियम कुछ नहीं होता है, एक तरह की सैलरी होती है जिसको आप पे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो परचेज ऑफ द कंप्यूटर इज रिकॉर्डेड एज एन ऑफिस एक्सपेंसेस द अबव स्टेट। ये परचेज किया कंप्यूटर को और रिकॉर्ड किया ऑफिस एक्सपेंस, तो कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट होता है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस के द्वारा नहीं दिखाई जाती, तो सब कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस के द्वारा शो नहीं की जाती। एक ही एरर है जिसको अपन बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, ठीक है, वही शो हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 110, 110, preliminary expenses that are not written during the accounting period of the of their incidence are treated। अगर preliminary expense होता है which is not written during the accounting period, तो उसका इंसिडेंट होता है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। कुछ देर पहले ही अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं आपके करंट एसेट नहीं होते, आपके डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग, ठीक है। कैश बुक यूज की जाती है क्या रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ऑल कैश रिसीट ओनली, कैश पेमेंट ओनली, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल, कैश रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को जब वाउच कर रहे हैं तो क्या कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो आपको है, एग्जामिन डेबिट नोट। तो डेबिट नोट आपको वॉच करने की जरूरत नहीं है जब आप सेल्स रिटर्न चेक कर रहे हैं। परचेज रिटर्न के केस में आपको डेबिट नोट मिलता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न के केस में आपको क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर होगा ए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इफ टोटल एसेट इज इक्वल टू 10,000 एंड टोटल कैपिटल इज 5,000। तो लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, सबके सामने दिख ही रहा है, 5,000, ठीक है, ऑप्शन सी। If the loan from wife is assumed to be given out of her personal property, then position of such loan is like। अगर एक लोन है ना, फ्रॉम वाइफ, वाइफ से अपने लोन लिया हुआ है और दिया हुआ है गिवन आउट ऑफ हर पर्सनल प्रॉपर्टी, और तो पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ सच लोन, उसकी पोजीशन क्या होगी, सिक्योर्ड बोलेंगे, प्रेफरेंशियल बोलेंगे, फुली सिक्योर्ड बोलेंगे, पार्शियल सिक्योर्ड बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। वाइफ की बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों से लोन लेते हैं, सारे ऐसे लोन जो होते हैं अनसिक्योर्ड कहलाते हैं। बैंक से ही लोन जो आप लेते हो, किसी ऐसे क्रेडिट एजेंसी से आप लोन लेते हो, उसको ही हम सिक्योर्ड के उसमें लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द what is a substitute account prefer to be nominal ledger for the accounts of individual customer but with total figure, ठीक है। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो सब्स्टिट्यूट अकाउंट होता है, उसको प्रिपेयर किया था नॉमिनल लेजर में, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं, तो ऐसे अकाउंट को अपन बोलते हैं टोटल डेटर अकाउंट। मतलब बहुत सारे डेटर आपके पास हो गए हैं, तो बहुत सारे डेटर जो हो गए हैं उसका हर किसी का तो नाम लिख नहीं सकते, तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, एक टोटल डेटर डेटर अकाउंट बना लेते हैं, और जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में गड़बड़ी हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति का ही अकाउंट बनाते हैं। जैसे मेरे पास हो सकते हैं 1000 कस्टमर हो, हर किसी शॉप में, हर किसी बिजनेस में से होता ही है, 1000 कस्टमर है, हर 1000 कस्टमर का तो आप अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे। जिसके साथ आपकी क्रेडिट चल रही है, ठीक है, क्रेडिट एजेंसी चल रही है, उस पर्टिकुलर केस में आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर किसी अकाउंट में मिस्टेक हो गया, राम का खाता श्याम में लिख दिया, श्याम का खाता राम में लिख दिया, उस केस में भी आप उन लोग का पर्सनल एक अलग से बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट विच रिप्रेजेंट ओनर ऑफ द बिजनेस। ऐसा अकाउंट जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइंग।
ड्रॉइंग एक ऐसा अकाउंट होता है जो उसके ओनर को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ 97 क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग, ठीक है। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग, कौन सा एक अकाउंटिंग का सॉरी अकाउंट का टाइप नहीं है। रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सब्सटेंशियल अकाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन विच लेजर डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीटेड, कौन से लेजर में डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। जनरल लेजर, पर्सनल लेजर, क्रेडिटर्स लेजर या फिर डेटर लेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनरल लेजर। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजेस ऑफ द 5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन। तो इसका न्यू मशीन के लिए कोई भी खर्चा करते हो तो आपको पता ही होगा, डेबिट किया जाता है मशीन अकाउंट में, ठीक है। उसको मशीन अकाउंट में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपको क्वेश्चन नहीं दिखा शायद, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, वेजेस ऑफ 5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन, ठीक है। ये ऊपर का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, वेजेस ऑफ 5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। तो इसको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं मशीन अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, कौन सा एक रियल अकाउंट है। तो आपका बिल्डिंग एक रियल अकाउंट है, ठीक है। डेटर, क्रेडिटर और रेंट अकाउंट, ये तीनों आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी रेंट अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट नहीं होता है। बेसिकली जब तक रेंट आउटस्टैंडिंग होता है तब वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, लेकिन जब केवल रेंट लिखा है ना तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आर प्रिपेयर्ड। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो प्रिपेयर किया जाता है, क्या एक किया जाता है, दो किया जाता है, चार किया जाता है या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 101 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आर प्रिपेयर्ड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीक्वेंस is a part of sequence of expenses in profit and loss account, financial and other expense, selling and distribution expenses, office and सारे के सारे पार्ट हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। जितने भी एक्सपेंस लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके पार्ट हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले। क्वेश्चन नंबर 103, विच आइटम इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा एक आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होता है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, करंट एसेट। देखो ये जो डिस्काउंट डिविडेंड डिक्लेयर जो होता है, डिक्लेयर से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी शो नहीं होगा, डिक्लेयर करना कहीं भी शो नहीं होता है। उसके बाद होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये शेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट से डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट आपने दिया हुआ है तो ये यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद आगे बोल रहा है सॉरी 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 ये हमसे गलती हुई है यहाँ पे, हमने क्वेश्चन को समझा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल रहा है, तभी मैं सोचू कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिविडेंड डिक्लेयर जो होता है वो आपका ऐड होता है, ठीक है। उसको हम लिखते हैं, शो करते हैं, ठीक है। वो एक तरह से नल एंट्री रहती है बट लिखी जाती है, ठीक है। डिक्लेयर हो गया तो वो लोग मान लेते हैं कि हमको इतना मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो उन्हीं के हाथ में रहता है। अकॉर्डिंग टू दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय, बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कौन करता है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जो बिल ड्रॉ होता है उसको जो जैसे कि क्रेडिटर है तो वो बोलेगा कि भैया मुझे इतने दिन में पैसे दो, तो ड्रॉ करने वाला कौन होगा, जो क्रेडिटर होगा वो, और जो ड्रॉवी होगा वो उसका डेटर होगा, ठीक है। और पेई कोई भी हो सकता है, ठीक है, पेई कोई भी हो सकता है,
जिससे भी आप जैसे क्रेडिटर ने बोला कि भैया पैसा मुझे मत देना, उनको दे देना, ठीक है। या फिर डेटर ने भी किसी और को दे दिया होगा कि भैया ये बिल तुम पटा देना, ठीक है। तो अल्टीमेटली पेई कोई भी हो सकता है। अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम, ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में? टोटल आपके 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पर्पस। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है उसको आप क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। उसको आप कहाँ डालते हैं? लाइबिलिटी में डालते हैं, एसेट में डालते हैं, रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, या फिर कैपिटल रिसीट। तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज रिसीव हुई है तो ये तो लाइबिलिटी और एसेट तो होगी नहीं, ये रिसीट होगी। रिसीट 2 प्रकार की होती है, या तो रेवेन्यू होती है या फिर कैपिटल। लेकिन अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होती है कभी भी, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव है, दैट्स वाई उसको हमेशा ही कैपिटल रिसीट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिवन गुड्स इन डोनेशन? जब गुड्स को डोनेशन में दिया जाता है तो कौन सा अकाउंट में उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले सोच लीजिए। जब आप किसी को फ्री में दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, डोनेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप सेल कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होती है? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, अगर मैं राम को दे रहा हूं तो, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, बट इसमें सेल्स नहीं लिखते, इसमें परचेस अकाउंट लिखते हैं। तो डेबिट डोनेशन होगा और क्रेडिट होगा आपका परचेस। तो परचेस से आप माइनस करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 107 का बी, है ना, परचेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन क्या लिखा है? अनइंटेंशनल ओमिशन, मतलब इंटेंशन नहीं थी, गलती हो गई। कमीशन ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन आर कॉमनली नोन एज फ्रॉड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्कैम्स, या एरर। तो अगर आपने बिना इंटेंशन के करी है उसको अपन क्या बोलते हैं? एरर। जो इंटेंशन के साथ की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स टू राम 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50। तो 50 रुपए राम को बेचे अपन ने, 50 रुपए का, 500 रुपए का सामान, लेकिन उसके उसके अकाउंट पे अपन ने कितना रुपए डाला? 50 रुपए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा? कहाँ करेगा? सेल्स अकाउंट में करेगा, राम के अकाउंट में करेगा, कैश अकाउंट में करेगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस में करेगा? तो अगर हम राम को सामान बेच रहे हैं 500 रुपए का और 50 रुपए इसके अकाउंट में लिख रहे हैं, तो उसमें राम का अकाउंट जो है ना वो कम से शो करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये वन साइडेड एरर होगी अगर केवल राम के अकाउंट में ही अपन ऐसा करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि ऑन प्रिपेयरिंग अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड? अगर आप एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बना रहे हैं तो कौन सा एक अकाउंट है जो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? सो 102 का ऑप्शन हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपके पास 2 टाइप के अकाउंट ही नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को, जिसमें बहुत कम ही जानकारी आपको प्राप्त होती है, सिंगल साइट की जानकारी आपको प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज? कौन सा एक ऐसा आइटम है जो क्लासिफाई होता है अदर करंट लाइबिलिटीज के हेड में? लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ये तो नहीं होता। डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अनपेड डिविडेंड। तो कौन सा एक ऐसा है जो एक अदर करंट लाइबिलिटी के रूप में आपके इसमें लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है? तो शेड्यूल 3 जो है आपका कंपनीज एक्ट का, उसमें अनपेड डिविडेंड जो है इसको आप करंट लाइबिलिटी मान के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होता है इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर, कहाँ पे शो होता है? सबको पता ही होगा, करंट एसेट में शो होता है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस मेसर्स राम प्राइवेट लिमिटेड फॉलोज फाइनेंशियल ईयर फॉर अकाउंटिंग द कंपनी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर on 1st April 2017 purchased a new machinery for 2,50,000 and the installation charge were 5,000. With an estimated scrap value of 10,000, the estimated life of 5 years, what will be the depreciation for the year 2017-18 under the straight line method?
तो स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले आपको क्या करना होगा, ये 2.5 लाख जो दिए हुए हैं, 2.5 लाख प्लस करेंगे 5,000 रुपए, और क्योंकि ये स्क्रैप वैल्यू दी हुई है इसकी, तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डिवाइड बाय करेंगे 5। ठीक है, तो बेसिक आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है ऑप्शन बी, 49,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल्स, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या रिकंसाइल करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कैश बुक बैंक कॉलम विद दी पासबुक। तो पासबुक का मतलब ही होता है बैंक वाली बुक। ठीक है, 115 का ठीक है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ नॉट टू सेल बिजनेस इन नियर फ्यूचर, इसको अपन क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न, नॉट टू सेल इन नियर फ्यूचर, मतलब हमारा बिजनेस है चलता रहेगा जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, इस आगे की बात करते हैं। फिक्स एसेट जो है उसको कहाँ पे मर्ज, कहाँ पे लिखते हैं, AS10 पे लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि इसको इसमें मर्ज हो गया AS6। ठीक है, AS6 था क्या, तो AS6 था आपका डेप्रिसिएशन, ये याद रखने की बहुत जरूरत है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हो, जो है विथ व्हाट, विथ रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एंटिटी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट का होता है ना, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, विथ रेफरेंस टू नेचर, साइज एंड फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। तो क्या ये चेंज होता है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या चेंज होता है किसी बिजनेस के नेचर, साइज और फॉर्म के हिसाब से, कि हमेशा ही चेंज होता है, कि चेंज नहीं होता है, चेंज हो सकता है, या फिर चेंज होना ही चाहिए? तो डज नॉट चेंज इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वैसे बने रहते हैं, हो सकता है काम आपका कुछ अलग चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ। बैलेंस शीट की जो ऑडिट होती है उसमें वेरिफिकेशन होता है, वो क्या इंक्लूड करता है? तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा, एसेट भी इंक्लूड होता है, लाइबिलिटीज भी इंक्लूड होती है, और इनकम एंड एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं, मतलब सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। बैलेंस शीट ऑडिट बोलने का मतलब होता है एक बैलेंस शीट आपने बना के रखी हुई है, उसकी ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं। अब बैलेंस शीट ऑडिट को अपन एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं पीरियोडिक, सॉरी पीरियोडिक नहीं बोलते, हिंदी में मुझे याद है सामयिक अंकेक्षण इसको बोलते हैं। ठीक है, ईयर एंड में ये होता है। ठीक है, इसको सामयिक अंकेक्षण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंड वेरिफिकेशन इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ। फिजिकल एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन किसके लिए होता है? फिजिकल होगा, पहली बात तो फिजिकल एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन की बात करें तो पहली बात तो वो चीज फिजिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो आंसर है आपके सामने दिया हुआ है, और इसका आंसर कैश एंड बैंक बैलेंस भी है। ठीक है, फिजिकल, सॉरी 1 सेकेंड, कैश एंड बैंक बैलेंस भी है, और इन्वेंट्री भी है, और आपका फिक्स एसेट भी है। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना, सारी चीजों का होता है। ठीक है, इवन जो आपके कैशियर होते हैं उनसे हम कैश मंगवा भी लेते हैं, और कैश मंगवा के बोलते हैं भैया चलो मेरे सामने गिन के बताओ। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं, पाई पाई का हिसाब लेना बोलते हैं इसको। ठीक है, 119 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 102 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इज कवर्ड। राइट और ड्यूटी आपके ऑडिटर की जो कवर है वो कहाँ पे कवर है? तो 143 में कवर है, मैंने कल ही बताया था। 139 जो सेक्शन है, 139 सेक्शन जो आपका है वो आपको बताता है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, है ना। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के केस में ये जो सरकारी कंपनियां होती हैं, गैर सरकारी कंपनी होती है, उसके लिए अलग अलग प्रोविजंस है। तो जो सरकारी कंपनी होती है उसके लिए है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। ठीक है, सब सेक्शन 7, तो ये आता है सरकारी कंपनी के लिए, और 6 लग जाता है आपका गैर सरकारी कंपनी के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर की जो आप अपॉइंट करते हैं उसको। ठीक है, तो कैसे अपॉइंट होता है ये भी आप जान लीजिए कि फर्स्ट ऑडिटर जो होता है वो विद इन 30 डेज, जैसे कंपनी नई नई बनी, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो विद इन 30 डेज या तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, या फिर विद इन 90 डेज उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के, वो लोग अपनी मीटिंग रखेंगे और अपॉइंट करेंगे। ठीक है,
उसके रेम्यूनरेशन के बारे में भी बात की थी अपन ने। रेम्यूनरेशन कौन तय करेगा? तो फर्स्ट ऑडिटर जब आपका होगा, फर्स्ट ऑडिटर जो आपका होगा, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो उसका रेम्यूनरेशन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेंगे। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर के मीटिंग में चूज किया जाता है, चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो फिर उसको उसकी सैलरी जो है वो शेयर होल्डर देंगे। ठीक है, मतलब बताएंगे, डिसाइड करेंगे। और 143 आपको इसका आंसर हो गया, ऑडिटर की ड्यूटी और बाकी चीजें। ठीक है, तो 141 भी मैंने आपको बताया था, क्वालिफिकेशन है ना। 141 में क्या है? क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन सारे के सारे उसमें दी हुई है। ठीक है, इधर द ऑडिटर इज क्वालिफाइड और नॉट, ये सारा उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, बैलेंस शीट ऑफ ऑडिट इज अ टाइप ऑफ ऑडिट विच कॉन्सेंट्रेट्स मेनली। बैलेंस शीट ऑडिट जो होती है वो किस टाइप की ऑडिट होती है? उसमें मेनली कंसर्न वाला पॉइंट क्या रहता है, जहां पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो बैलेंस शीट ऑडिट में, बैलेंस शीट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, मतलब जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में होगी ना, सारे को डिटेल में चेक करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब भी होता है बैलेंस शीट में जितनी चीजें हैं आप उसको ही वो करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, इंटरनल रिपोर्ट आर सबमिटेड बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू वेरियस डिपार्टमेंट टू असिस्ट देम इन। इंटरनल रिपोर्ट जो होता है सबमिट किया जाता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत अन्य प्रकार के डिपार्टमेंट्स को। वो उनको क्या सुविधा देता है? उनकी प्लानिंग में सुविधा देता है, उनके कंट्रोल में, प्लानिंग एंड कंट्रोल, नन ऑफ दिस। तो हाँ भैया, इसका जो 122 का जो आंसर होगा आपका, प्लानिंग भी होगा, कंट्रोलिंग भी होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जितना आपका बजट रहेगा उसके हिसाब से आप करोगे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और 103 जो है, क्वेश्चन नंबर 103, अंडर सेक्शन 144, देखो 143 अपन ने कर लिया। ठीक है, तो 144 जो है वो आपको क्या बताता है? कंपनीज एक्ट, द ऑडिटर कैन रेंडर्ड सर्विस एज आर अप्रूव्ड बाय द ऑडिटर। रेंडर मतलब कर सकता है, दे सकता है सर्विसेज, अप्रूव होता है किसके द्वारा? ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी। ये दोनों ऑप्शन मेरे को सही सेम सेम क्यों लग रहा है? ठीक है, ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। अच्छा ओके, इसमें एंड है, इसमें और है। ठीक है, इसमें एंड है, इसमें और है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी, दोनों ही ऑर्डर कर, मतलब दोनों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। लेकिन इस केस में या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल देंगे कि भैया हमको ये सर्विस दे दो, या फिर ऑडिट कमेटी होती है वो बोलेगी कि हमको सर्विस दे दो, उस केस में अपन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क इज नोन एज। रिपोर्ट जो दी जाती है ऑडिटर को, ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क इज नोन एज, उसको क्या क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, इंटरिम रिपोर्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो आंसर आपका हो जाएगा इंटरिम रिपोर्ट। ऑडिटर, यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द ऑडिट लिखा हुआ है ना, ड्यूरिंग द ऑडिट लिखा हुआ है। ऑडिट वर्क, ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई है, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद अपन क्या इशू करते हैं? क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। ठीक है, और इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को ऑडिट रिपोर्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन वैसे था नहीं, ऑड वन आउट का था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 बोलता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट एन ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। तो 139 बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी का जो, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि 139 का जो कंपनी ऑडिटर होता है गवर्नमेंट कंपनी का, वो अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, C&AG करेंगी, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड करेगा। तो एक गवर्नमेंट कंपनी जो है उसका ऑडिटर हमेशा ही C&AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो फिर अच्छे से याद कर लीजिए। तो C&AG ही नियुक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 80G इज अवेलेबल टू। तो डिडक्शन 80G में सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को देने का प्रावधान है, 80G फॉर ग्रांट। ठीक है, तो ये किसको अवेलेबल है? तो ये 126 का जो है वो आपके इंडिविजुअल को भी है, वो आपके फर्म को भी है, वो आपके कंपनीज को भी है, यानी कि सारे के सारे लोग चैरिटी कर सकते हैं। चैरिटी के लिए कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, एक चैरिटी हो गया, और एक आपका जो आप पार्टीज को डोनेशन देते हो,
ठीक है, पार्टीज को जो डोनेशन देते हो वो भी आपका एग्जाम्प्ट है। ठीक है, 127 सेक्शन ऑफ द इनकम व्हाट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन लिखा है, देखो यहाँ पे ई लिखा है, ई यहाँ पे भी लिखा है ई। ठीक है, तो 80E इसका सही आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, 80E में कितना मिलता है? जितना आपको जितना आपको इंटरेस्ट लग रहा है एजुकेशन पे, एजुकेशन लोन पे, उतना आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बोलता है इन इंडिया असेसमेंट ईयर बिगेन्स। असेसमेंट ईयर शुरू कहाँ होता है? तो ये तो आंसर सबको पता होगा, 1 अप्रैल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो इनकम टैक्स इकलौता हमारा डायरेक्ट टैक्स है, बाकी सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टीडीएस पेबल आफ्टर ब्लैंक दिया हुआ है इज लेस और मोर देन एडवांस टैक्स विल नॉट बी पेड। कितने रुपए का टीडीएस जो है, कितने रुपए आप लेस मोर देन एडवांस टैक्स विल नॉट बी पेड। अगर टीडीएस आपका है तो कितने रुपए में आप एडवांस टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं होगे। ठीक है, तो अगर 10,000 रुपए है आपका, ठीक है, आपका 10,000 रुपए से कम का टैक्स टीडीएस बन रहा है, ठीक है, तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसमें भी बहुत सारे रूल है। यहाँ पे 10,000 तो आपने देख के लगा दिया, लेकिन अगर कोई पर्सन है वो 60+ का है, मतलब सीनियर सिटीजन है, उस केस में कुछ अलग चीजें होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। शायद सबसे लंबा सेशन रहा मेरा, मैंने बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी में करी हैं, लेकिन अगर आपको सही लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कहीं पे गलती करी है, तो उसके लिए सॉरी, और आप प्लीज कमेंट कर दीजिए अगर मैंने गलती करी होगी तो। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे भी कई बार रहते हैं डाउट, मैं बिल्कुल हर जितने भी चैनल्स होते हैं उसमें जाता हूँ तो मैं बिल्कुल अपना डाउट पुट करता हूँ, और ये मेरा राइट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।